उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, भूमि में रासायनिक तत्वों के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से जहां मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसी के साथ साथ खेतों में सूत्रकृमि की समस्या भी बढ़ी है। इसीलिए कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फसलों में सूत्रकृमि रोगों की समस्या एवं समाधान के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का पंजीयन 20 अक्टूबर से। किसानों को निःशुल्क मिलेगा सरसों का बीज। धौलपुर में 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न और मशरूम और जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। राजस्थान सरकार ने प्रदेशों के किसानों के लिए खरीफ फसल खरीदी की समय सारणी जारी कर दी है। किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए 20 अक्टूबर से पंजीयन करा सकेंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के लिए 257 और सोयाबीन के लिए 86 खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए मूंग के लिए 7,275 रुपये, उड़द के लिए 6,300 रुपये, मूंगफली के लिए 5,500 रुपये और सोयाबीन के लिए 3,950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता दिनेश कुमार ने बताया कि किसान को जन आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन कराया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा। यदि ई मित्र द्वारा गलत पंजीयन किए जाते हैं या तहसील के बाहर पंजीयन किए जाते हैं तो ऐसे ई मित्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए कृषि विभाग 10,000 क्विंटल से ज़्यादा निःशुल्क सरसों के बीज का वितरण करेगा। सरकार ने सरसों के निःशुल्क बीज की सौगात किसानों को दी है। NFSM तिलहन योजना के तहत किसानों को निःशुल्क बीज का वितरण होगा। योजना के तहत सरसों की 10 वर्ष में अधिसूचित किस्मों का चयन किया गया है ताकि किसानों को ज़्यादा पैदावार मिले। किसानों को गिरिराज, RH 749, RH 406 जैसी सरसों किस्मों का बीज निःशुल्क उपलब्ध होगा। कृषि विभाग एक किसान को 8 किलोग्राम बीज उपलब्ध कराएगा। यह बीज 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित होगा। अजमेर ज़िले में 142 क्विंटल, अलवर में 985 क्विंटल, भरतपुर में 881 क्विंटल, भीलवाड़ा में 116 क्विंटल, बीकानेर में 482 क्विंटल, बूंदी में 156 क्विंटल और दौसा में 212 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह जयपुर में 363 क्विंटल, जोधपुर में 643 क्विंटल, नागौर में 246 क्विंटल, प्रतापगढ़ में 46 क्विंटल, सवाई माधोपुर में 560 क्विंटल, सीकर में 165 क्विंटल, श्री गंगानगर में 909 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। वहीं टोंक में 964 क्विंटल, हनुमानगढ़ में 488 क्विंटल, चूरू में 335 क्विंटल, बारा में 323 क्विंटल, करौली में 322 क्विंटल बीज किसानों को बांटा जाएगा। इसके अलावा दूसरे सभी जिलों में बीज का वितरण सरकार करेगी।
आम उत्कर्षता केंद्र खेमरी जिला धौलपुर में 5 दिवसीय अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आत्मा भरतपुर के परियोजना निदेशक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि कृषकों के इस दल को आत्मा योजना के अंतर्गत नवाचार कार्यक्रम के तहत नई गतिविधियों जैसे अजोला इकाई स्थापित करने आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उद्यानिकी फसलों में फसलोत्तर प्रबंधन में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में अपनी उद्यानिकी फसलों की उपज की छटाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, लेवलिंग, परिवहन तथा विपणन की विभिन्न क्रियाओं को तकनीकी रूप से अपनाने पर किसान को बाजार में अधिक मूल्य मिल सकता है। उन्होंने जल बचत योजना के तहत बूंद बूंद सिंचाई पद्धति तथा सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठाते हुए सिंचाई जल का सदुपयोग करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर उदय भान सिंह, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बसेड़ी ने भरतपुर जिले की जलवायु के अनुकूल पैदा होने वाले फलों जैसे अमरूद, अनार, करौंदा, नींबू, आंवला तथा बेर के फलोद्यान लगाने की वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मशरूम ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। यहां महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मशरूम और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के बीज प्रमुख कृष्ण मुरारी ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में प्रस्तुत अपने मॉडल में अन्नू कंवर ने अपना ध्यान ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की ओर संतुलित किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मशरूम और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। आमलदा ऑर्गेनिक्स की निदेशक अन्नू कंवर ने बताया किस तरह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से समूचे समाज में बदलाव आएगा और इस सार्थक चक्र में वो शामिल होकर देश की समृद्धि में अपना योगदान दे पाएंगी। उन्होंने महिलाओं के क्लस्टर बनाकर उनको मशरूम उत्पादन, मशरूम के उप उत्पाद बनाना, वैल्यू एडिशन, जैविक खेती की विभिन्न पद्धतियाँ और उन तैयार उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने तक के मॉडल का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूत्रकृमि की समस्या एवं समाधान के बारे में। और इसी विषय पर आज आपको विस्तृत जानकारी देने कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यपाल बिश्नोई। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूत्रकृमि होती क्या है। जैसा कि आपने बात कर रहे हैं कि सूत्रकृमि होते क्या हैं, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, सूत्र और कृमि। सूत्र अपने ये मान सकते हैं कि धागेनुमा जो संरचना होती है उसको सूत्र बोलते हैं, और कृमि किसी भी जीव जंतु को कृमि बोलते हैं। तो ये सूत्रकृमि धागेनुमा वो छोटे छोटे कीड़े हैं जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं और जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ये मृदा से जड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जड़ के अंदर प्रवेश करके ये जड़ की संरचना की चेंज कर देते हैं। जड़ के अंदर ये गांठें बनाते हैं और कुछ सूत्रकृमि ऐसे भी हैं जो जड़ के अंदर गांठें नहीं बनाते हैं। गांठें बनाने वाले सूत्रकृमियों को किसान भाई बड़ी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जैसे अपने देखें तो सब्जियों वालों फसल में होता है। सब्जी वाली फसल के साथ साथ अमरूद में भी आज की तारीख में बात करें तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, और अनार में भी इस सूत्रकृमि की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फसलों में जब सूत्रकृमि रोग लग जाता है तो इनके लक्षण क्या होता है, इन्हें कैसे पहचाना जाता है। सूत्रकृमि को पहचाने कैसे, क्योंकि सूत्रकृमि तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो किसान या हम नहीं पहचान सकते बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। तो इसके जो फसलों पे जो लक्षण आते हैं उसको देख के हम पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहले जड़ में जैसे सूत्रकृमि जड़ गांठ वाला सूत्रकृमि है, वो जड़ के अंदर गांठ बनाएगा। तो हम जब भी पौधे को उखाड़ेंगे
तो उसके अंदर गांठ बनी आपको नज़र आएगी। गांठ बनी हो तो इसका मतलब हमको मान लेना चाहिए कि इसमें सूत्रकृमि है। लेकिन कुछ सूत्रकृमि ऐसे भी हैं जिसमें गांठ नहीं बनती है। तो गांठ नहीं बनती है तो अब ये आता है कि इसको पहचाने कैसे। तो जैसे गेहूँ और जौ की एक मुख्य बीमारी है मोलिया रोग। अभी क्योंकि गेहूँ और जौ की बुआई का सीज़न आ रहा है, तो देखना हमें यह है कि अगर पिछले साल अगर हमें गेहूँ कमज़ोर रही है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है और फर्टिलाइज़र या रासायनिक उर्वरक डालने के बाद में भी उसकी ग्रोथ नहीं आई है, वृद्धि नहीं हुई है, तो ये मान के चलना चाहिए कि सूत्रकृमि का प्रकोप हो सकता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये अपील है कि जहाँ पे अपने को लक्षण ये लगते हैं कि ये गेहूँ या जौ में मोलिया रोग हो सकता है, तो वहाँ पे गेहूँ या जौ नहीं बो के हम दूसरी कोई भी फसल ले सकते हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूँ या जौ की प्रतिरोधकता क्षमता वाली हमने यहाँ से कुछ किस्में जारी की हैं। जैसे अगर आप बात करें गेहूं की, तो गेहूं में राज MR1, राज MR1 के नाम से जिसको जाना जाता है, उसकी अपने बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई करने से सूत्रकृमि काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे पास सिंचाई की सुविधा सीमित है, तो उसके लिए दूसरा जो तरीका है वो ये है कि वो जौ की बुआई करता है। तो जौ की हमने दुर्गापुरा से काफ़ी सारी किस्में विकसित कर रखी है जो सूत्रकृमि के रोगरोधी हैं, जिसमें से अगर जौ की हम बात करें तो RD 2052 है, RD 2035 है। ये पुरानी वैरायटी है, यहाँ से जो किस्म है वो किसान भाई खूब बोते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें, किसान के खेत में जाके देखें, तो बहुत सारा RD 2035 और 2052 में है। तो इन किस्मों का उत्पादन भी अधिक है। इसके अलावा इन्होंने सूत्रकृमि के नियंत्रण में भी अपनी महत्वपूर्ण योग्यता निभाई है। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किसान के खेत में सूत्रकृमि की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? सूत्रकृमि की से होने वाली मुख्य बीमारी जड़ गांठ रोग है। इसके अलावा हम दूसरी जिसकी अभी बात करी है, गेहूँ जौ में मोलिया नामक एक बीमारी आती है जो हेटेरोडेरा एवनी की वजह से होती है। और जड़ गांठ जो रोग है ये मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा, मेलाइडोगाइनी जावानिका, ये सूत्रकृमियों के नाम हैं जिनकी वजह से होती है। किसान भाई इस गांठ बनाने वाले सूत्रकृमि को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। यह मुख्य रूप से 3 फसलों में बीमारी है, जिसमें सबसे पहले तो जहां किसान भाई सब्जी उगाते हैं वहां पे यह बीमारी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मैं किसान भाइयों को वो अपील करूंगा कि जहाँ पे लगातार हम सब्जी बोते हैं तो बीच बीच में फसल चक्कर अपनाना चाहिए, जिससे सूत्रकृमियों की संख्या कम हो जाती है। अगर सूत्रकृमि फिर भी पाए जाते हैं तो इसका फिर हमें रासायनिक उपचार करना पड़ेगा। रासायनिक उपचार में ये ज़रूरी है कि एक दवा आती है कार्बोफ्यूरान के नाम से। कार्बोफ्यूरान का हम 66 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बोते हैं। यानी पक्के बीघे की बात करें तो करीब 12 किलो पक्के बीघे में हम ये कार्बोफ्यूरान डालते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कार्बोफ्यूरान जब भी हम खेत में डालें तो वो किसी भी फसल को बुआई से पूर्व डालें। तीसरी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि आज राजस्थान के अंदर अनार का और अमरूद का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये एक राजस्थान की धरती के लिए वरदान है। लेकिन इसके साथ समस्या ये जुड़ी हुई है कि आम जहाँ पे अमरूद लगे हैं, जहाँ पे अनार लगा है, वहाँ पे सूत्रकृमि की संख्या बहुत आती है। तो अनार के हमने देखा है कि विशेष रूप से जो टोंक का, सवाई माधोपुर का क्षेत्र जहाँ पे अनार की खेती मुख्य रूप से आज की तारीख में हो रही है, वहाँ पे क्योंकि किसान भाइयों ने नर्सरी जो ली है वो ऐसे स्रोत से ली है जहाँ पे ये पता नहीं चल पाया कि ये सूत्रकृमि इसमें थे या नहीं थे। तो मैं किसान भाइयों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जब भी हम नर्सरी लगाएं अनार की, तो जब भी या तो किसी विश्वसनीय सूत्र से लें। अगर विश्वसनीय सूत्र पे भी हमें विश्वास नहीं है तो जितने अपने क्षेत्र में पौधे लगाने हैं, 400 लगाने हैं या 500 लगाने हैं या 1000 लगाने हैं,
तो जिस हम नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं तो उसमें से 1-2 पौधा उखाड़ के ये ज़रूर देखें कि इसमें गांठ है कि नहीं है। तो सबसे पहला है कि नर्सरी से जो पौधा लिया गया है वो सूत्रकृमि से मुक्त होना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जब हम बहुत सारे साल से उसी खेत में अगर सब्जी उगा रहे हैं तो वहाँ सूत्रकृमि होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो मिट्टी का ऊपर की 4 इंच 6 इंच परत हटा के खेत में से 3 या 4 जगह से मिट्टी इकट्ठी करके और उसको इकट्ठा करके राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में सूत्रकृमि विभाग बना हुआ है, वहाँ पे लाए तो हम किसानों के लिए निःशुल्क रूप से उसकी संख्या भी बताते हैं, उसका निदान भी बताते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर कई बार ये होता है कि किसान भाई का जयपुर तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि इसको अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा प्रयोग है। हमें ये देखना है कि भी हमारे खेत में सूत्रकृमि है कि नहीं है। जो चाय वाले कप आते हैं, वो बड़े छोटे छोटे कप आते हैं, उन कप में लेके जो मिट्टी हमने इकट्ठी करी है उसमें हम किसी भी सब्जी, जैसे कि अगर भिंडी ले रहे हैं तो भिंडी और बैंगन ले रहे हैं तो बैंगन के पौध लगा लें और 20-25 दिन के बाद में हम उसको उखाड़ के देखेंगे तो अगर उसमें गांठें छोटी छोटी बनी नज़र आई तो हमें मान के चलना चाहिए कि सूत्रकृमि है। फिर सूत्रकृमि है तो हमें इसके बचाव करने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि फसलों में सूत्रकृमि रोगों से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए हमारे किसान भाइयों को? सूत्रकृमि से बचाव के लिए मुख्य 5 बातें हैं जो हमें किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो जब हमें ये पता चल गया कि ये जड़ गांठ रोग है या किसी दूसरा सूत्रकृमि है, अगर जड़ गांठ रोग है तो इसमें अगर जड़ें ज़्यादा, क्योंकि गांठें ज़्यादा बन रही है, तो हमें रासायनिक उपचार करना ही करना पड़ेगा। रासायनिक उपचार के लिए जैसे मैंने बताया कि कार्बोफ्यूरान एक दवा बाज़ार में बैंगनी रंग की मिल जाती है, उसको लेके 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से कोई भी फसल सब्जी वाली या अपने फल लगा रहे हैं तो जहाँ पे लगा रहे हैं तो हमें रासायनिक उपचार करना पड़ेगा। रासायनिक उपचार करने का के साथ साथ बहुत सारे और भी इलाज हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक इलाज है ग्रीष्मकालीन जुताई। हम जब संरक्षित खेती करते हैं तो मैंने देखा है कि संरक्षित खेती में किसान भाई लगातार 3 फसलें ले लेते हैं, तो 3 फसल नहीं लेके उसमें 2 फसल ही लेनी चाहिए। मृदा का तापक्रम है वो इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो मृदा के तापक्रम को हम एक किसी भी शीट से थोड़ा पहले पानी देके उसको ढक देते हैं, जिसकी वजह से सूत्रकृमियों की संख्या 2 महीने ढका रहने से जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो भी हम फसल बोना चाहें वो बो सकते हैं। ये संरक्षित खेती के लिए है। तीसरा, हम कई संरक्षित खेती में और फलों में नीम की खली है वो बड़ी अच्छी काम करती है। तो नीम की खली पर पौधे के हिसाब से अगर आपने अनार बो रखा है या अमरूद बो रखा है तो आपको करीब करीब प्रति पौधा 2 किलोग्राम के हिसाब से नीम की खली दे सकते हैं, जो बाज़ार में 25 रुपये लेके 30 रुपये तक मिल जाती है। ये सूत्रकृमि की संख्या तो कम करती ही करती है। उसके अलावा ये बहुत सारी समस्या जो कवक के द्वारा आती है, बैक्टीरिया के द्वारा आती है या किसी दूसरे अन्य सूत्रकृमि के अलावा भी दूसरी जो समस्या आती है उसको भी ये नियंत्रण में करती है। तो इसकी खली काफ़ी काम में आती है। चौथा, हम ये देखते हैं कि किसान भाई जब FYM अपने खाद यूज़ करता है, प्रयोग में लाता है, तो उसकी क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो हमें वो एक तो सड़ी गली होनी चाहिए। सड़ी गली के अलावा आजकल हम ये बताते हैं कि उसको बहुत सारे जो बायो एजेंट आते हैं उन बायो एजेंट को उसमें मिक्स करके और फिर उसको खेत में अप्लाई करना चाहिए। तो चौथा जो मैंने जैसे बताया है कि अगर हम FYM यूज़ कर रहे हैं, गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें ये बायो एजेंट मिले होने चाहिए। आजकल कहीं कहीं किसान भाई दूसरे पोषक तत्व वाली जैसे फॉस्फोरस है, पोटास है, ये भी मिलाते हैं।
तो हमें उसको काफ़ी इनरिच करके अमीर बना के हमको खेत के अंदर देना चाहिए। जैसे हम कई बार फसल लेते हैं, जैसे गेहूँ है, जो मैंने बताया कि दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित जो किस्म है वो काम में लेने चाहिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता, सुगम, वातावरण को कोई नुकसान नहीं होता और इसके प्रयोग में लाने से कोई किसान को अलग उत्पादकता लागत नहीं आती। तो जहाँ जहाँ पे किस्म अवेलेबल हो वो काम में लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे गेहूँ है, जौ में तो है, टमाटर की एक दो है, लेकिन सब में क्योंकि अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। तो जहाँ जहाँ विकसित हो तो सबसे पहला है, मैं पांचवा बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये काम में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज आपने जाना फसलों में सूत्रकृमि रोगों की समस्या एवं समाधान के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप लाभ लेंगे। कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई सुझाव या कार्यक्रम में आप क्या देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।